Hello students, in this audio video we are going to discuss the new economic policy, that is the economic reform since 1991 Indian economy में. This is not the macroeconomics, this is the Indian economy. तो इंडियन इकोनॉमी में हम लोग आज चर्चा करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो था उसके बारे में. तो यहाँ पहले वर्ड है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इज अ sorry economic reforms or structural adjustment is a long-term multi-dimensional package of various policies, that is liberalization, privatization and globalization, and program for the speedy growth, efficiency in production and make a competitive environment. Economic reforms were adopted by Indian government in 1991. मतलब आर्थिक सुधार एक रचनात्मक बदलाव है, अपने आप को एडजस्टमेंट करना है आर्थिक सुधारों के माध्यम से, क्योंकि भविष्य में हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म जो मल्टी डायमेंशनल हमारा चैलेंजेस है और मल्टी डायमेंशनल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको कैसे हम अटेन करें, उसको कैसे पाएं. तो समय के साथ उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को शामिल करेंगे. लिबरलाइजेशन माने उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन माने निजीकरण एंड ग्लोबलाइजेशन माने वैश्वीकरण. क्यों करेंगे? फॉर द स्पीडी ग्रोथ, जिससे पूरी दुनिया के साथ आपका भी स्पीडी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, उत्पादन के तरीकों में कार्य क्षमता बढ़े, एंड मेक अ कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट. और आपके जो इकोनॉमिक सिनेरियो, आपके जो इकोनॉमिक वर्ल्ड है, आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं, आपके जो चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो या मीडियम साइज इंडस्ट्री हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्सरी सेक्टर हो, सभी में एक कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट आए, वो दुनिया में बदलते परिवेश में अपने आप को प्रतिस्पर्धा में रख सके. दैट्स वाई वी मस्ट हैव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. और भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुआ? 1991 में हुआ. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों हुए, कारण क्या थी? फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज इंपोर्ट्स ग्रू फास्टर देन एक्सपोर्ट्स. अब जानते हैं हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और उस समय देश के प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. ही वॉज द वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और कोई व्यक्ति जब प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसका एक अपना एक विजन होता है. जैसे अभी एनडीए का गवर्नमेंट है एंड श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर. ही हैज हिज ओन विजन ऑफ डूइंग थिंग्स. तो नेहरू जी का अपना एक विजन था. उस विजन में उन्होंने वो सोशलिज्म के पक्के नेता थे. सोशलिज्म उनको उनके दिल में था, बट उनके दिमाग ने उनसे कहा कि भारत तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ डेमोक्रेसी को भी रखना है. तो डेमोक्रेसी में सोशलिज्म प्रैक्टिस करना ठीक नहीं रहेगा, प्योर सोशलिज्म. क्योंकि प्योर सोशलिज्म का मतलब होता है कि 100% गवर्नमेंट ओनरशिप, सब कुछ गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन करेगी, सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिर्फ गवर्नमेंट करेगी. नो प्राइवेट कंसर्न्स और प्राइवेट इंडिविजुअल्स विल बी अलाउड टू कैरी ऑन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन देयर ओन नेम, इन देयर ओन ओनरशिप. तो नहीं, इंडिया तो एक डेमोक्रेसी थी. तो नेहरू जी ने क्या किया? मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता चुना. न ही कैपिटलिज्म का रास्ता चुना, न ही सोशलिज्म का रास्ता चुना, एक मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता चुना कि हम जहां सोशलिज्म की जरूरत होगी सोशलिज्म को के थॉट्स को लेंगे, अप्लाई करेंगे इकोनॉमिक टूल्स के रूप में. और जहां कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के गुड पॉइंट्स को लेना होगा तो उसके टूल्स को यूज करेंगे अपने इकोनॉमी को स्मूथली रन करने के लिए. सो हमारा देश मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया, बट पूरा दारोमदार जो इकोनॉमिक सेटअप का था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का था, वो ज्यादातर प्रेफरेंस या परिवेश निर्माण सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए था. प्राइवेट सेक्टर वी आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जब चाहेगी, जहां चाहेगी उसको मौका देंगे, नहीं तो अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर्स के लिए कोई अनुकूल परिवेश नहीं था. तो सभी जगह सरकारी तंत्र का बढ़ावा चल रहा था. यहाँ तक तो 19 से इंदिरा गांधी के दौर में भी नेशनलाइजेशन आप पढ़े होंगे. तो देयर वर फेजेस ऑफ नेशनलाइजेशन बिटवीन 1970 टू 80. लेकिन हुआ क्या? फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. हमारे जो बिजनेस करने का जो तरीका था, हम डिफेंसिव मोड में थे. अपने इंडस्ट्रीज को कैसे बचाएंगे, अपनी इंडस्ट्रीज के लिए मार्केट कैसे निर्माण करेंगे, फॉरेन कंट्रीज को यहाँ नहीं आने देंगे.
तो फॉरेन कंट्री से अगर आप ट्रांजेक्शन्स नहीं करोगे और क्या, अपने यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ अपने ही देश में बेचेगी, वो एक्सपोर्ट नहीं करेगी। तो अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो फॉरेन करेंसी आएगा कहाँ से आपके पास? बार बार कर्जा तो नहीं ले सकते हो, और अगर कर्जा ही लेते रहोगे तो कंपनी का देश का फ्यूचर खराब है। तो हुआ क्या, 1991 आते आते फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, देश के पास फॉरेन एक्सचेंज का जो फॉरेन करेंसी का जो स्टॉक है बड़ा कम होने लगा। क्यों? एज इम्पोर्ट्स ग्रू फास्टर देन एक्सपोर्ट। सरकार का मकसद था कि इंडस्ट्रीज का सस्टेनेबल ग्रोथ हो, मतलब और सेल्फ सफिशिएंट हो, हम अपने देश के डिमांड को कम से कम एटलीस्ट पूरा कर सके, हम फॉरेन कंट्रीज के इंपोर्ट को नहीं करें। लेकिन हुआ क्या, दिन पर दिन अपने यहाँ इंडस्ट्रीज में करप्शन बढ़ता गया, इनएफिशिएंसी बढ़ते गए, लाल फीताशाही रेट टैपिज्म बढ़ता गया, और इसीलिए इन यहाँ की इंडस्ट्रीज कभी सेल्फ सफिशिएंट हुई ही नहीं, वो अपने डोमेस्टिक डिमांड को पूरा कभी कर ही नहीं पाई, और मजबूरन गवर्नमेंट को फॉरेन से इंपोर्ट करना पड़ता था। और आपको पता है जब हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं तो उनको पेमेंट फॉरेन करेंसी में करना पड़ता है, दैट्स वाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा कम हो गया। तो ये एक बड़ा कारण था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट रिजल्टेड रिपेमेंट क्राइसिस, वही बात अभी ऊपर से तो आ गया ना, अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे, इंपोर्ट का मनी वैल्यू ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट का मनी वैल्यू कम रहेगा, तो आपको फॉरेन कंट्रीज़ को पेमेंट करना पड़ेगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल कब होता है? जब एक्सपोर्ट का वैल्यू आपके कंट्री का ज़्यादा हो और इंपोर्ट का वैल्यू आपके कंट्री का कम हो, देन इट इज़ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। और यदि आपके कंट्री का बैलेंस क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट का वैल्यू ज़्यादा है और इंपोर्ट का वैल्यू कम है मॉनेटरी टर्म्स में, तब वो फेवरेबल हो गया। और उसका उल्टा, अगर इंपोर्ट का मनी वैल्यू ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट का मनी वैल्यू कम हो तो दैट इज़ कॉल्ड एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये हाल था उस समय, हमेशा हमको फॉरेन कंट्रीज़ को देना ही ज़्यादा होता था और हम लोग गुड्स लेने का काम करते थे, मनी देने का काम। माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रो फास्टर दैन रेवेन्यू, एग्जैक्टली। देखो फिस्कल सोर्स क्या होता है गवर्नमेंट का? टैक्सेस, फीस, फाइन एक्सेट्रा, ये सब डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का। लेकिन गवर्नमेंट का वो जो फिजिकल इनकम था, फिजिकल सोर्स ऑफ इनकम था, वो दिन पर दिन कम हो रहा था। गवर्नमेंट की इनकम कम हो रहे थे, रेवेन्यू कम हो रहे थे, और एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जा रहे थे दिन पर दिन। तो ड्यू टू राइज इन एक्सपेंडिचर एंड फॉल इन रेवेन्यू, गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट था वो साल दर साल बढ़ता जा रहा था। राइज इन प्राइसेस विच हैज़ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और देश की आबादी बढ़ती जा रही थी सर, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। जिस भी क्वालिटी के गुड्स हो, जैसे भी गुड्स हो, फैक्ट्रीज अपना आउटपुट ढंग से बढ़ाते नहीं थे, क्योंकि फैक्ट्रीज में पता है मिसमैनेजमेंट था, इनएफिशिएंसी था, रेट टैपिज्म था, और पॉलिटिकल हॉबी था। लेफ्ट फ्रंट तो क्या कहते हैं, हैव्स एंड हैव्स नॉट की लड़ाई लगा करके हड़ताल लगाने में ही माहिर थे। हर फैक्ट्री में हड़ताल, लेबरों को आदत लगी थी, ऑफिसर्स को आदत लगी थी, अगर वो लेबर यूनियन में शामिल हो गए, ट्रेड यूनियन में, तो वो काम भी नहीं करते थे और पूरा सैलरी लेते थे। तो ऐसा दौर था। इसके कारण हुआ क्या, प्रोडक्शंस फैक्ट्री में कम हो रहे थे और डिमांड ज़्यादा होते जा रहे थे कंट्री में। तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेंगे और सप्लाई नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा? राइज इन प्राइसेस, प्राइस बढ़ते जा रहे थे। फेलियर इन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, वही बात, सारा बात तो मैं पहले ही बता दिया, अब क्या मैं उन लोगों का पोल खोलूँ। फेलियर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज मतलब पब्लिक एंटरप्राइजेज यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर भारत में डेवलप किया गया था ये सोच करके कि गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा पैसा शुरू में, उतना रिस्क शुरू में नहीं ले सकता है, उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। और दूसरा बात कि अगर प्राइवेट सेक्टर रहेगा तो प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव रहेगा, लेकिन सोशल सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर रहेगा तो गवर्नमेंट सर्विस मोटिव रहेगी। ऐसा सोच करके नेहरू जी ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने सोशलिज्म को मतलब पब्लिक सेक्टर को बूस्टअप किया था, उसी के लिए बेस तैयार किया। लेकिन ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थे, हम जनता के गलती के कारण, हम जनता के में करप्शन एटीट्यूड के कारण, कामचोरी के एटीट्यूड के कारण, और हम ही जनता में से तो हम लोग ऑफिसर बनते हैं, हम ही तो लेबर बनते हैं, हम ही तो मिनिस्टर बनते हैं, तो हमारे जनता का जो कैरेक्टर था वो पब्लिक एंटरप्राइजेस के एडमिनिस्ट्रेशन में, वो मिनिस्ट्री के बिहेवियर में, वो लेबर यूनियंस के बिहेवियर में दिखता था। और वो सभी जगह कामचोरी, मिसमैनेजमेंट, करप्शन, रेट टैपिज्म हावी था और दबंगई भी शामिल था। तो इसके कारण हुआ क्या, फेलियर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस फेल कर गए। गल्फ क्राइसिस इंक्रीजेस क्रूड ऑयल प्राइसेस विच नेगेटिवली अफेक्टेड
BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ, और एक बात, उस समय क्या था, गल्फ देशों में मतलब खाड़ी के देशों में शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर मतलब होता अनडिक्लेयर्ड वॉर, जैसे कि भारत पाकिस्तान में हमेशा चल रहा ना बॉर्डर पे, हम लोग खुल के नहीं लड़ते, लेकिन उधर से 10 फायरिंग, इधर से 10 फायरिंग चलते रहा। वैसे ही गल्फ कंट्रीज़ में एक कोल्ड वॉर चल रहा था, और उस अनसर्टेन पीरियड में वो कोल्ड वॉर कुछ ज़्यादा ही एक्टिव मोड में आ गया था। उसके कारण वहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, क्योंकि ऑयल का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, जबकि दुनिया भर में डिमांड तो हो ही रहे थे। तो इससे हमारा और फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा विदेश मैंने गल्फ कंट्रीज़ को पेमेंट में जाने लगा, इससे भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो गया। हाई रेट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है जानते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट डू यू मीन बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग, अब देखिए मैं इसको समझाता हूँ। सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने अपने बजट में प्लानिंग किया कि उसका फ्यूचर अगले 1 साल में एक्सपेंडिचर्स है 50 लाख करोड़ का, तो 50 लाख करोड़ का अगले 1 साल में एक्सपेंडिचर्स होगा। लेकिन उसने सारे अपने फिजिकल फाइनेंशियल सब सोर्सेज से रेवेन्यू देख लिया, टैक्सेस से नॉन टैक्सेस रेवेन्यू को देख लिया, तो वो सिर्फ निकल के आया 35 लाख करोड़। तो आने वाले 1 साल में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर्स होगा 50 लाख करोड़, लेकिन गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा वो 35 लाख करोड़ का होगा। तो 15 लाख करोड़ रुपये का इनकम का शॉर्ट हो रहा। कैसे किया जाए? तो गवर्नमेंट क्या करती है, वैसे में 15 लाख करोड़ के बराबर करेंसी नोट्स छाप लेती है। ली तो ये अपने इनकम के कमी को पूरा करने के लिए, अगर हम बिना उसके लिए कोई आउटपुट नहीं किए, कोई क्वांटिटी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएं, लेकिन उसके उस रेवेन्यू जो लेसर फॉल कर रहा है एक्सपेंडिचर से, उसके लिए हमने करेंसी नोट्स इशू छाप लिए RBI को इंस्ट्रक्शंस दे करके। तो हुआ क्या, देखिए इकोनॉमी में डेफिसिट फाइनेंसिंग के माध्यम से जो हमारा इनकम कम पड़ रहा था खर्चा के हिसाब से, वो 15 लाख करोड़ करेंसी एक्स्ट्रा छाप लिए। अब करेंसी नोट्स में क्या होता है, एक्सचेंज वैल्यू होती है। वो करेंसी नोट्स गवर्नमेंट इकोनॉमी में सर्कुलेट करेगी, हमको आपको देगी लेबर पेमेंट के रूप में, सब्सिडी के रूप में, फिर क्या कहते हैं ओल्ड एज पेंशन के रूप में, विडो पेंशन के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में, बच्चों को स्कूल फीस के रूप में, कॉलेजेस में स्कूल फीस के रूप में, तरह तरह से लोगों को पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन क्या वो मनी छाप तो दिए डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू से, लेकिन मनी के बराबर क्या देश में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बढ़ा, आउटपुट बढ़ा गुड्स एंड सर्विसेज का? वो तो नहीं बढ़ा। तो मनी का सप्लाई इकोनॉमी में डेफिसिट फाइनेंसिंग के कारण बढ़ जाता है। तो होता क्या है, मनी सप्लाई अगर बढ़ता जाएगा तो मनी के वैल्यू में डिवैल्यूएशन होता है, फॉल होता है, और वो प्राइस राइज इन्फ्लेशन को जन्म देगा, क्योंकि सप्लाई तो इकोनॉमी में एक्चुअल GDP नहीं बढ़ रहा, एक्चुअल नेशनल प्रोडक्ट, एक्चुअल डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो बढ़ नहीं रहा, आउटपुट बढ़ नहीं रहा इकोनॉमी का, लेकिन इकोनॉमी में लोगों का इनकम बढ़ते जा रहा, क्योंकि गवर्नमेंट एक्स्ट्रा करेंसी छाप करके लोगों को जैसे तैसे जिस किसी माध्यम से वो मनी सर्कुलेट करके लोगों तक पहुंचा रही है, तो लोगों का बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो ये हाई रेट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग बड़ा ही खतरनाक है। कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक। हाँ, उससे पहले आपको पता था 89 90 के आसपास में जो USSR है, उससे पहले वो बहुत बड़ा कंट्री था, तो वो टूट फूट गया। वो सोशलिज्म का पिलर था, बेस था, कम्युनिस्ट का अड्डा था वो, बाम फ्रंट का। तो फेल हो गए बाम फ्रंट वहाँ पे, लेफ्ट फ्रंट कि लेफ्ट विंग नहीं चलेंगे आगे, इनका थ्योरी गलत है, ये हैव्स एंड हैव्स नॉट में लड़ाई लगा करके, और हैव्स नॉट वाले को, जो लेबर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उसको कामचोर बना रहे, काम नहीं करते, और फैक्ट्री में हड़ताल ज़्यादा करते हैं, मारपीट ज़्यादा करते हैं, यूनियनबाजी ज़्यादा करते हैं। उसका इम्पैक्ट और डिक्टेटरशिप ज़्यादा हो गया। इसके कारण सोवियत यूनियन टूट गया, ब्रेकअप हो गया। सोवियत यूनियन नहीं टूटा एक्चुअली में, कम्युनिस्ट के कारण सोवियत यूनियन टूट गया, कम्युनिस्ट फिलोसफी के कारण, कम्युनिस्ट कल्चर प्रैक्टिस होने के कारण सोवियत यूनियन क्रैकडाउन हो गया, टर्न्स इनटू पीसेस हो गया। और अभी का जो रशिया रह गया सिर्फ, बाकी सब यूक्रेन एक्सेट्रा बहुत सारे जो देश थे, कजाकिस्तान, ये सब सारे उससे अलग हो गए। तो इंडिया का एक बड़ा सपोर्टिंग जगह था कहाँ, रशिया, वो भी खुद टूट गया, तितर बितर हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्या कहते हैं उसको भाई, भारत में कुछ ऐसे आर्थिक सुधार करने थे जो पूरी दुनिया के हिसाब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के माध्यम से वो सुधार लाया जाए, और सोशलिज्म को तिलांजलि देख करके, एकदम 100% तिलांजलि नहीं, उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को ध्यान देना है।
ये सोचते हुए आगे बढ़ने का रास्ता चुना गया। तो कृपया आप लोग इसको समझिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।